ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में ना कंजक्टिवा के बारे में बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्टरी वीडियो कर लिया। अभी हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में देखते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही दो वीडियो के अंदर ना सारी कंप्लीट कर लें। ठीक है। अब कंजक्टिवाइटिस नाम से ही कुछ ना ज़ाहिर हो रहा है कि इन्फ्लामेशन हो गई है जो कंजक्टिवा की, मतलब जो कंजक्टिवा आपका आई बाल और आईलिड को मिला रही थी ना, मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हुई वो पहले देख लेता, तभी इसको समझ आएगी कंजक्टिवाइटिस की। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने सिंपल एक तो ऑस्पी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। कंजक्टिवा की अमूमन पिक्चर्स दे दी जाती है और पूछते हैं कि ये किस चीज़ की है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इटियोलॉजिकल क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो आपने सारी बतानी होती है। तो बेसिकली कंजक्टिवा क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ दी कंजक्टिवाइटिस के इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। ठीक है। अब इसकी अगर क्लासिफिकेशन के ऊपर हम आए ना, तो इसके अंदर वो कह रहा है, एक तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सारा बुक सी एंड पे आपको दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। तो इटियोलॉजी के अंदर जो है ना, वो कह रहा है कि माइक्रोबियल्स कुछ कंजक्टिवा होती हैं। सही, मतलब कि किसी के अंदर माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। और एक हमारे पास होते हैं नॉन माइक्रोबियल्स। ठीक है। एक माइक्रोबियल होगा और एक नॉन माइक्रोबियल। माइक्रोबियल्स की वजह क्या क्या हो सकती हैं, आप सबको पता है। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, या कोई भी हमारे पास फंगस हो सकता है। तो BBF। ठीक है। तो ये बैक्टीरियल, वायरस या फंगस। जबकि नॉन माइक्रोबियल मतलब आप कोई माइक्रोब ने हमला भी नहीं किया और फिर भी कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो आपको ज़हन में क्या आती है? एलर्जिक रिएक्शन कोई हो गया। ठीक है। तो एलर्जी की वजह से भी हमारे पास ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक। अब हमारे पास ये तो थी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट उसने ना एक क्लासिफिकेशन दी हुई है, वो है इसकी एक्जियूडेट जो होता है ना, उसके ऊपर है। तो मैं कहता हूँ कि ऑन बेसिस ऑफ एक्जियूडेट, जितना भी वो फ्लूइड वगैरह मटेरियल निकल रहा है ना, ठीक है, आप देख के ही, मतलब आपकी आँख जो है ना वो पढ़ने वाली होनी चाहिए कि मतलब मरीज़ आया चलता हुआ OPD के अंदर, तो आप देख के ही दूर से बता दें कि हाँ, इस मरीज़ को ये मसला होगा। बाकी फिर वो कंफर्म तो ज़ाहिर बात है, लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं करना होता है ना। लेकिन आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप किसी पेरिफेरी में बैठे हुए हैं, तो एटलीस्ट आपको साइंस की बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। तो ऑन बेसिस ऑफ एक्जियूडेट, अगर तो उसकी आँख से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, या फिर उसकी आँख से म्यूकॉइड, ठीक है, या म्यूकोप्रूलेंट, ठीक है, म्यूकॉइड या म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज हो रहा होगा। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि या सिंपल जो है ना वो हमारे पास प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा। तो तीन तरह के डिस्चार्ज जो है ना वो आपको मुख्तलिफ बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा माइक्रोब्स इन्वॉल्व है। तो अगर वाटरी सिंपल पानी पानी हो रहा है, वो कहते हैं ना, सैया ने देखा ऐसे तो मैं पानी पानी हो गई, तो उस वाटरी के अंदर ना आपने कहना है कि ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है। V और W मिलते जुलते हैं ना, ठीक है। तो वाटरी डिस्चार्ज हमेशा जो है ना वो वायरल किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कोई सी हर्पीज़ वगैरह होगा या कोई इस तरह का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अलग-अलग साहब को। अगर तो म्यूकोप्रूलेंट होगा ना, तो उसके अंदर हमेशा हमेशा जो है ना वो बैक्टीरियल इन्वॉल्व होगा। ठीक है। बाकी अगर सिंपल प्रूलेंट है तो उसके अंदर हो सकता है बैक्टीरियल भी हो या कुछ फंगल वगैरह आ जाए ना, तो वो उसके अंदर प्रूलेंट के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये आपने याद रखना है। अगर क्लिनिकल सिनेरियो में आ रहा है कि वाटरी डिस्चार्ज है, तो आपने कभी बैक्टीरिया के ऊपर नहीं जाना, हमेशा आपने वायरस के ऊपर जाना। और उसकी ट्रीटमेंट में कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लिखने उसकी, बल्कि ट्रीटमेंट के अंदर आपने एंटी वायरल लिखनी है। ठीक है। जोल वाली ड्रग जो होती हैं। नंबर थर्ड पे उसने एक क्लासिफिकेशन और दी हुई है, ऑन बेसिस ऑफ द कंजक्टाइवल रिएक्शन। ठीक है। तो कंजक्टाइवल रिएक्शन के ऊपर भी हमने एक क्लासिफिकेशन करनी है। वो क्या है कंजक्टाइवल रिएक्शन में? उसके अंदर वो क्या है कि लीजन्स जो बनती हैं ना कंजक्टाइवा के ऊपर, वो या तो हो सकती हैं फॉलिकुलर लीजन, ठीक है, या फिर वो हो सकती है पेपिलरी लीजन्स। तो ये दो ही लीजन्स आपको डिटरमाइन करेंगी कि ये कौन सी टाइप का जो है ना वो कंजक्टिवा आया, कि वो फॉलिकुलर है या वो वहाँ पे पेपिल्लाए छोटे छोटे बनते होते हैं ना। तो वो भी मैं नेक्स्ट आपको सारे का सारा बता देता हूँ। अब इसकी ना क्लिनिकल सिम्टम्स क्या, अगर किसी पेशेंट को जो है ना वो कंजक्टिवाइटिस हो चुका है, तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगी। तो यहाँ पे मैं क्लिनिकल सिम्टम्स लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा पीछे आने दो यार, एक मिनट। ओके जी। तो क्लिनिकल सिम्टम्स में वो कह रहा है कि हमारे पास हो सकता है लेक्रीमेशंस हो सकती है। ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि मतलब एक्सेसिव लेक्रीमल ग्लैंड की जो ना वो सेक्रीशंस आपको सारी ऑलरेडी बता दी हैं आईलेट वाले चैप्टर में। फिर वो हो सकता है स्टिंगिंग हो सकता है, कह रहा है कि कोई हमारे जलन वगैरह हो रही है।
ग्रिटनेस मतलब चिड़चिड़ापन, वो मरीज़ जो है ना अपने आप, ज़ाहिर बात है जब आँख का इतना ज़्यादा हो ना कुछ भी चलिए तो चिड़चिड़ापन, जो ग्रिटीनेस वो हमेशा फ़ील करेगा। साथ में कुछ बर्निंग सेक्रीशंस जो है ना, ठीक है, वो स्टिंगिंग, चुभने वाली और बर्निंग जो है ना वो जलन वगैरह, ठीक है, ये चुभन वाली होती है, ये जलन वाली जो है ना वो हमारे पास आएँगी। साथ में कुछ कभी-कभार अगर वो म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज है, वो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास ग्लोइंग जो है ना उसके साथ भी प्रेज़ेंट करता है। तो ग्लोइंग हमने कहाँ पे पढ़ा था पहले, आईलेड वाले चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हमने ब्लेफराइटिस को डिस्कस किया था ना। ब्लेफराइटिस का पेशेंट हमेशा ग्लोइंग के साथ आता है। तो इस कंजक्टिवाइटिस के अंदर भी वो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे ना जो है कि ग्लोइंग हो रही होती है, ठीक है। ब्लेफराइटिस में वाटरी डिस्चार्ज था। अब इसके अंदर ना बेसिकली यहाँ पे हमने कहीं भी देखा है कि उसको एज़ सच टेंडरनेस या पेन वगैरह की जो है ना वो कोई कंप्लेन नहीं आ रही ना, ठीक है। तो आपने कंजक्टिवाइटिस के अंदर देख लें कि हालांकि ब्लेफराइटिस के अगर केस होता है वहाँ पे टेंडरनेस भी होती है और उसको पेन भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कंजक्टिवाइटिस में ना तो पेन आ रही है ना टेंडरनेस, सिर्फ जलन वगैरह और हल्की फुल्की हो रही है। जिस तरह होती है ना सीवियर पेन, हमें एनाल्जेसिक देना पड़े, वो नहीं होती कंडीशन, ठीक है। फिर अगर जो है ना वो एलर्जिक का होगा तो उसको एक्सेसिव जो है ना वो वहाँ पे ख़ारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, कि अगर तो एलर्जी का रिएक्शन है ना, ठीक है, इचीनेस वगैरह वो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये एलर्जिक में। अब साइंस जो होता है ना वो हमारे पास डिस्चार्ज के ऊपर हमने देखना है, ठीक है। और हम एक तो हमने क्लिनिकल साइंस जो है ना वो ये मैं बताता हूँ क्लिनिकल साइंस के ऊपर। एक तो हमारे पास जो डिस्चार्ज हो रहा है ना, ठीक है, उसको अपन हमने देख लिया कि वाटरी है, म्यूकोप्रूलेंट है। नंबर सेकंड पे आपने देख लेना है कंजक्टाइवल रिस्पॉन्स किस तरह का है। आया कि अब इन्फेक्शन हो गया तो कंजक्टाइवल रिस्पॉन्स किस तरह का है। आया कि वहाँ पे कुछ पेपिल्लाए बन गए हैं या वहाँ पे कोई फॉलिकल्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपने पेपिल्लाई और फॉलिकल्स के बारे में डिफरेंस पढ़े होंगे, तो वो आपको देख के पता चल जाता है। थर्ड पे हमारे पास कह रहा है कि हाइप्रीमिया होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर खारिश वगैरह या जलन वगैरह होगी तो वहाँ पे रेडनेस वगैरह होगी। तो अगर तो हमारे पास आई आपको दो कलर की नज़र आ सकती है मोस्टली जो है ना, ठीक है। या तो वो हमारे पास रेड आई हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास वो पिंक आई हो सकती है। सही है, दो के अगर तो पिंक है ना, तो पिंक जो है ना वो हमारे पास वायरल को डिटरमाइन करता है। और अगर जो रेड है वो नहीं नहीं, सॉरी, जो हमारे पास है ना रेड, ठीक है, ये वायरल को करेगा, ठीक है। जबकि जो पिंक है ना, तो बैक्टीरिया की जो स्टेनिंग जो है ना वो पिंक पिंक सी, आपको पता होगा ना। अब हम करते थे इओसिनोफिलिक स्टेन, बेजोफिलिक स्टेन, तो वहाँ पे पिंक कलर आता है, रेड कभी भी नहीं आता। तो वहाँ पे अगर तो वहीं से याद कर लो कि अगर पिंक आई होगी तो हमारे पास बैक्टीरियल होगा, ठीक है। तो बीपी से याद कर लो ना, ठीक है, बीपी से, ब्लड प्रेशर से, वहाँ से याद कर लो। अगर बैक्टीरिया होगा तो पिंक आई होगी, वरना अगर वायरल होगा तो वो रेड होगी, ठीक। ये एक इसकी क्लिनिकल थोड़ी सी देख लेना, ठीक है। फिर कभी कभार वो कह रहे हैं हमारे पास यही क्लिनिकल सिम्टम्स के अंदर सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस भी हो सकते हैं। और ये भी एक ऑस्पी का स्टेशन है कि वो उसने ना आँख के ऊपर जो है ना वो लाल सा निशान होता है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे खून का एक धब्बा होता है, तो वो अब कहते हैं कि ये हमारे पास सब कंजक्टाइवल जो है ना वो हमारे पास हेमरेजेस होते हैं। फिर कोई कभी कभार ना वो कीमोसिस भी देखा गया और वहाँ पे जो है ना एडीमा हो जाता है, सोजिश वगैरह भी आपको दिख जाती है। तो ये वायरल और कंजक्टिवा की जो है ना वो हमारे पास सारी की सारी निशानी है, ठीक है। तो अब जो है ना फोलिकुलर, और इसके बारे में मैं थोड़ी सी मोटी सी बात बता दूं, बुक के अंदर उसने एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर तो पेपिल्लाए आपको नज़र आ जाए ना, ठीक है। पेपिल्लाई बेसिकली क्या क्या होता है मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। यूं यूं करके आपको छोटे 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 पेपिल्लाई नज़र, जबकि फॉलिकल्स जो है ना वो एक यूं एक पहाड़ी सी आपको नज़र आती है, ठीक है। इस तरह करके फॉलिकल्स बने होते हैं। अगर तो आपको पेपिल्लाई नज़र है तो इसका मतलब है कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर फॉलिकल्स नज़र आएँ तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास वायरल का कोई ठीक है। तो वायरल के लिए फॉलिकल, जबकि पेपिलाई के लिए एलर्जिक रिएक्शन है। अगर तो कोई वाइटिश मेम्ब्रेन नज़र आ रही होती, कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ ना वाइटिश सी मेम्ब्रेन भी कंजक्टिवा के ऊपर नज़र आ रही होती है, तो उस वाइटिश मेम्ब्रेन वो खौफनाक किस्म की होती है। तो ये लीड करती है कि डिफ्थेरिया की वजह से हुई है बैक्टीरियल, तो लेकिन कौन सा होता है वो क्लिनिकल में पूछ लेते हैं, वो हमारे पास होता है डिप्थेरिया कंजक्टिवाइटिस। तो ये भी एक आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वाइटिश मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, जिस तरह डिप्थेरिया होता है ना, खरनाक जिसे हम कहते हैं, वो गले के ऊपर जाके एक्ट करता है और वहाँ पे ना आपके टॉन्सिल्स के ऊपर वाइटिश सी ग्रेज सी मेम्ब्रेन बना देता है। इसी तरह ये कंजक्टिवा के ऊपर भी एक वाइटिश सी मेम्ब्रेन बना देता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है ना वो मरीज़ को कहते हैं कि लिम्फ एडिनोपैथी देखी गई है कुछ केसेस के अंदर। ओके जी, अभी हम इस साइड पे शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे जगह कम थी। तो मैं बात कर रहा था कि वो कहते हैं कि लिम्फ एडिनोपैथी हो चुकी है, ठीक है। तो लिम्फ एडिनोपैथी में बेसिकली क्या होगा, अगर तो वो वायरल की वजह से हुई है तो अब आपको पता चला जाए वी के साथ क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो वायरल की वजह से होगा तो हमारे पास क्या होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा। अब होपफुली आपका ये एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पे बैक्टीरियल की वजह से होगा तो वहाँ पे क्या होगा, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, सिंपल म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होगा। तो ये बात नहीं है। अब कभी कभार ना लिम्फ एडिनोपैथी के साथ जो है वगैरह हमारे पास कंजक्टिवाइटिस में कॉर्निया, मतलब जो एंटीरियर 1/6 ऑफ द आई बाल का था ना, स्क्लेरा आगे आगे लिम्बस, लिम्बस के बाद यहाँ पे कॉर्निया बन जाता है। तो कभी कभार वगैरह कॉर्निया भी आपको इन्वॉल्व मिलता है। कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। मरीज़ आता है कि वो उसको सिस्टेमिकली कुछ मसला होता है, मतलब कि उसको फीवर हो सकता है, फ्रेंजाइटिस हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, डिप्थीरिया वाला केस कुछ ना कुछ भी यहाँ पे आ जाता है फ्रेंजाइटिस में, ठीक है। तो ये वायरल इन्फेक्शन को सारे का सारा शो करेगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मसला चल रहा है, ठीक है। तो अब हम ना कंजक्टिवाइटिस की जो है ना वो टाइप्स को बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली कितनी तरह का होता है। हमने कहा कि एक होता है बैक्टीरियल, एक होता है वायरल, ठीक है। तो मतलब माइक्रोबियल और माइक्रोबियल वाली कहानी ख़त्म होगी। अब मैं बैक्टीरियल के ऊपर सीधा कन्वर्ट हो रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम भी जो है ना वो ज़्यादा बच जाए। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो बता दें। तो जहाँ भी एक्यूट का लफ्ज़ आएगा ना तो वो बैक्टीरियल को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। तो मैं नंबर 1 यहाँ पे आपको हेडिंग में लिख देता हूँ कि यहाँ हमारे पास आप डिस्कस करने लगे, हमारे पास चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करते हैं ना, ठीक है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, हाइपर एक्यूट अटैक होता है, ठीक है। कोई क्रोनिक नहीं है लेकिन ये हाइपर एक्यूट अटैक होता है। अब इसके अंदर जो है ना वो आपको 3 तरह के क्लिनिकल साइन मिलेंगे, ठीक है। या तो वो होगा म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास होगा प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा। बुक के मुताबिक हम कर लेते हैं, ठीक है। प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा या फिर हमारे पास वो कह रहा है मेम्ब्रेनियस डिस्चार्ज होगा। ईज़ी सा, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं क्या क्या है, म्यूकोप्रूलेंट जो है ना वो एक्यूट होता है, ठीक है, फ़ौरन से। ये प्रूलेंट वाला हाइपर एक्यूट होता है, ठीक है। हाइपर में पी आ रहा है और प्रूलेंट में पी आ रहा है, तो इसके लिए याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हमारे पास हाइपर एक्यूट है ये भी, लेकिन ये हाइपर की कंडीशन में आ जाती है। जबकि मेम्ब्रेनियस वाला सेम जिस तरह म्यूकोप्रूलेंट है इसी तरह ये हमारे पास एक्यूट की ही कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्चार्ज क्या होगा, ज़ाहिर बात है म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस है ना, ये इसकी टाइप्स है ना, म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस, प्रूलेंट और मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस। तो म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस के अंदर डिस्चार्ज क्या होगा, नाम ही काम है, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे हमारे पास सिंपल प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे मेम्ब्रेन आ रहा है तो हमारे पास ये वाइटिश मेम्ब्रेन आपको जो है ना वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इसका साथ साथ डिफरेंट, मतलब नाम को याद रख लो, बाकी काम आपको खुद ब खुद याद रखें। अच्छा, तीनों के सिम्टम्स क्या हैं, यहाँ पे भी आपको रेडनेस मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे भी आपको रेडनेस मिलेगी और यहाँ पे भी आपको रेडनेस ही मिलेगी, ठीक है। फिर इसकी वजह जो है ना वो क्या होती है, जो म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस है ना, इसकी मेन वजह मैं लिख देता हूँ ब्लैक के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह जो होता है ना हमारे पास स्टेफ ओरियस, 3 बैक्टीरियाज के नाम आपने याद रखने हैं, हमेशा क्लिक करते हैं आपके एमसीक्यूज़ के अंदर। एक हमारे पास होता है सोर्स, इसका क्या है, स्टेफ ओरियस, ठीक है। नंबर 2 पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा में लिख रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है ना, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है ना वो हमारे पास आ जाता है इसकी म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो प्रूलेंट है ना इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो गोनोकोकल इन्फेक्शन, अब गोनोकोकल इन्फेक्शन अगर आपने बैक्टीरियोलॉजी याद करें, किसी को मेरा वो टेबल याद हो जो मैंने बैक्टीरियोलॉजी की 3rd ईयर के अंदर बताया था, उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास निजेरिया, गोनोरी वगैरह वो सारे के सारे हमारे पास आ जाती है सीपीसी, ठीक है। तो अब ऐसे पेशेंट को आपने जो है ना वो जेनिटल हिस्ट्री पूछ के जो है ना वो डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो आपने पूछना कि आपके जो है ना वो पिनाइल आर्गन के ऊपर या अगर फीमेल है तो वेजाइना के ऊपर कोई इस तरह का इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। हिस्ट्री इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की, ठीक है। यहाँ पे जब आप हिस्ट्री लेंगे
या फिर उसे कहेंगे कि तुम्हारा जो सेक्स पार्टनर है, मतलब अगर औरत है, लड़की है, तो उसका जो है ना वो लड़का, अगर लड़का है तो उसकी जो है ना वो बीवी, ठीक है। उसकी हिस्ट्री, पार्टनर हिस्ट्री और उसकी अपनी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है ना वो गोनोकोकल जो है ना वो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ टपाटप, और उसने जो है ना वो काम कर दिया आँखों का भी साथ ही। फिर हमारे पास आ जाता है वाइटिश। वाइटिश के लिए मैंने क्या बात बताई थी, हमारे पास होता है क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, खरनाक जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको एक सूडो मिम्ब्रेन जो है ना वो कह रहे नज़र आती है, जो कि आपको मिम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस की तरफ इशारा करती है। तो ये तीन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, नंबर 4 के ऊपर जो है ना वो इसकी ट्रांसमिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। यार थोड़ा सा मुझे छोटा लिखना चाहिए था। हो हो चलें देखते हैं हम, जितना हो जाता है बाकी फिर हम दूसरे वाइट बोर्ड पर देख लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना इसके ट्रांसमिशन तीनों की देख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन के लिए आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू दी इन्फेक्शियस पेशेंट, कोई ऐसा मरीज़ जिसके साथ आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया हो ना, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए ये हमारे पास ट्रांसमिशन, मतलब उसका इन्फेक्टिव तौलिया वगैरह इस्तेमाल कर लिया हो या इस तरह की कंडीशन, ठीक है। जबकि ये हमारे पास क्या है, नाम में ही काम है, सेक्सुअली जो है ना वो ट्रांसमिटेड होता है। अब आपको बड़ी वाज़ेह चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही होंगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो डिप्थीरिया के ज़रिए, तो ये मेरे पास ख्याल में क्या होता है डिप्थीरिया, ये एयर सॉइल के ज़रिए वो ट्रांसमिशन होती है ना इसकी सारी की सारी, ठीक है। तो वो आपने देख लेना है। फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जनाब हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, ये एक तो सेल्फ लिमिटिंग होता है, कौन सा, म्यूकोप्रूलेंट वाला, फर्स्ट वाला, ये हमारे पास सेल्फ लिमिटिंग है, वो कह रहा है। साथ में ये हमारे पास कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन भी यही है। फिर हमारे पास क्या है कि ये रिजॉल्व इट्स सेल्फ, ये खुद ब खुद अगर इसको ना भी ट्रीट किया जाए ना, तो थोड़ा सा डिले करके हाइजीनिक कंडीशन ठीक कर ली जाए और इन बैक्टीरिया से थोड़ा सा अवॉइड कर लिया जाए उस मरीज़ से, तो हमारे पास ये रिजॉल्व इट्स सेल्फ हो सकता है। फिर जो है ना वो कि कितने दिनों में, 6 से 7, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर मरीज़ ठीक हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो है ना वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यहाँ पे हाइपर एक्यूट ऑनसेट होता है, ठीक है। 12 घंटों से जो है ना वो हमारे पास, हाइपर एक्यूट का क्या मतलब है, मतलब एक्यूट होता है कि चलो 2-3 दिन के अंदर हो गई, लेकिन हाइपर एक्यूट मतलब विद इन 12 आवर जो होता है ना, ये हमारे पास ये इसकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, और पस और क्रीमी डिस्चार्ज जो है ना वो आँखों से आपको दिख जाता है, पस और क्रीमी डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसके अंदर फिर बेसिकली क्या होगा, साथ में आपको वो मरीज़ बताएगा कि उसका जो है ना वो एडीमा भी आपको नज़र आ रहा होगा, साथ में रेड वेलवेटी अपीयरेंस, ठीक है। ये मतलब वो सारी सेक्सुअल वाली आप थोड़ी सी बैकग्राउंड लाएँ ना, तो आपको सारी याद हो जानी है आराम से, ठीक है। मैं इतने फिर निमोनिक नहीं बताता अपने, फिर वो लोग कहते हैं कि डर्टी माइंड है, हमें फिर ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा, रेड वेलवेटी होती है, एडीमा होता है, फिर हमारे पास कीमोसिस हो सकती है, साथ में लिम्फ नोड जो है ना वो हमारे पास इनलार्ज हो सकते हैं, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, और साथ में कुछ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी लाजमी होगी इसके अंदर, सही है। तो यहाँ पे आपको कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी दिख जाती है, सही। और जबकि ये लास्ट वाला जो डिप्थीरिया वाला है ना, यहाँ पे क्या होगा, वाइटिश मेम्ब्रेन एक आपको मैंने कहा कि दिखेगी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। और लिम्फ एडिनोपैथी वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे क्रोनी बैक्टीरियम वाले में होगा ना, ठीक है, वाइटिश जो मेम्ब्रेनियस था, तो लिम्फ एडिनोपैथी हो जाएगी साथ में। और कभी कभार जो है ना वो खुद ही मेम्ब्रेन को ना मरीज़ निकाल के ले आता है, इतनी वो वाइटिश होती है ना कि वो अपनी आँख से यूँ पकड़ के निकाल के ले आता है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन डिप्थीरियल भी हो सकती है, नॉन डिप्थीरियल भी, मतलब वो इतनी वाइट होती है कि मरीज़ ना यूँ आँख से रगड़ता है और वो थोड़ी सी उखड़ती है, तो मरीज़ उसको खींच के निकाल के कहता है डॉक्टर साहब ये देखें मेरी आँख से क्या निकला है। तो ये थी हमारे पास मेम्ब्रेनियस के बारे में। अब वो कह रहा है कि कंप्लेन किस किस तरह आएगी, अगर तो ये म्यूकोप्रूलेंट है, प्रूलेंट है या मेम्ब्रेनियस है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वाइट बोर्ड पे बताता हूँ। अभी तक किसी को मसला है तो बता दें मुझे, मैं इसका थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो यार अभी तक ना ये हमने इतना जो है ना वो डिस्कस कर लिया है 19-20 मिनट के अंदर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर बताता हूँ कि इसके फर्दर जो है ना वो क्लिनिकल, इन तीनों को जहन में रख लेना है, बस इसी स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो करते हुए नेक्स्ट बोर्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं। ओके जी, अब हम ना इस बोर्ड के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा छोटा छोटा करके बताता हूँ ताकि हमारा ये इसी के अंदर ना कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हमने कहा क्या था, म्यूकोप्रूलेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूलेंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेम्ब्रेनियस। ये तीन ही टाइप थी ना कंजक्टिवाइटिस वाली बैक्टीरियल की। तो म्यूकोप्रूलेंट के हमने क्लिनिकल सिम्टम डिस्कस कर लिए। अब ना कंप्लेन क्या करेगा, म्यूकोप्रूलेंट के अंदर मरीज़ कंप्लेन करेगा, एक तो रेडनेस है,
ठीक है, शदीद किस्म की, उसको ना सुर्ख आँख, जिस तरह किसी ने ना आँख में लाल रंग डाल दिया हो। फिर फ़ौरन बॉडी सेंसेशन जो है ना उसको मिल जाती है। कहेगा मेरी आँख में यूँ है कि कोई तिनका चला गया, कोई मक्खी चली गई है, ये करके। साथ में बर्निंग, मतलब कह रहेगा मेरी आँख में आग लगी हुई है, ठीक है? आग लावा मजबूरियाँ वही है सारी की सारी। सुबह उठता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आँखों में ग्लोइंग हो गई है। अब ग्लोइंग कहाँ पे थी? ब्लेफराइटिस के अंदर थी, और यहाँ पे म्यूकोप्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस के अंदर आपको ग्लोइंग दिख रही है। तो ये एमसीक्यूज़ आपने ज़रूर याद रखना है। आँखें चिपक क्यों जाती हैं? क्योंकि रात को जो एक्सुडेट निकलता है ना वो म्यूकोप्रूलेंट होता है। तो जब आप अगर आप म्यूकोप्रूलेंट को हाथ के ऊपर भी लगाएँ ना, आपके हाथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। जब पूरी रात उसने आँख बंद की हुई है और डिस्चार्ज हो रहा है तो वो एक तरह के एल्फी की तरह ना लग जाता है। तो वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे सुबह उठ के ना बड़ी देर बाद जो है ना मेरी आँखें खुलती हैं। हालाँकि मैं जाग जाता हूँ लेकिन मुझे खोलते-खोलते आँख बड़ा टाइम लगता है, हाथ से खोलनी पड़ती है, ग्लू लग जाती है जिस तरह मेरी आँख को यूँ लगता है। और ज़ाहिर-सी बात है जब ये ग्लू लगेगी तो वो आँख की कॉर्निया को भी डैमेज करेगा, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे जो है ना वो प्रूनेट के अंदर ना क्या होता है, लैब टेस्ट में आपने वो नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रूलेंट के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि उसकी एक तो लिम्फ नोड इलाज में रेड वेलवेटी अपीयरेंस यहाँ पे हमने डिस्कस की थी ना, प्रूलेंट जो कि हमारे पास हाइपर एक्यूट था, इसके अंदर रेड वेलवेटी अपीयरेंस थी, ठीक है। साथ में जो है ना वो एडीमा था आई का, और क्रीमी एक्सुडेट था, ठीक है। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप, थोड़ी सी अब अपनी जान, तो खामद और बीवी को जो है ना वो आप कहेंगे कि किसी को यूटीआई का इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो गोनोकोकल इन्फेक्शन जो है ना वहाँ से आप लैब टेस्ट करवा के ना उसकी ग्राम स्टेनिंग कराएंगे तो आपको ये प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस जो 2 मिनट में कंफर्म हो जाता है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो थर्ड वाला है ना उसकी जो है ना वो लैब डायग्नोसिस में आपने क्योंकि ये डिप्थीरिया टॉक्सिन है तो इसकी भी आपने लैब डायग्नोसिस करवा लेना है, ठीक है। कल्चर सेंसिटिविटी करवा लेनी है, स्टेनिंग करवा लेनी है, तो वही जो बैक्टीरियोलॉजी में आपने पढ़ा है ना, तो आपको डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए जितनी भी आपने चीज़ें करनी है तो वो करवा लेनी है, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी उसकी जो है ना वो क्लिनिकल सिम्टम्स। इसके अंदर भी वही म्यूकोप्रूलेंट के अंदर ज़ाहिर बात है जो बैक्टीरिया उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, सेम वही लैब है, कल्चर है, और स्टेनिंग वगैरह करवा के आपको ये सारी की सारी कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास होती है साइन और सिम्टम्स के बारे में। अगर तो वो म्यूकोप्रूलेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन और सिम्टम्स ऑलरेडी मैंने बता दिए, लेकिन यहाँ पे लिखना भी तो ज़रूरी है ना। यहाँ पे हमने कहा कि म्यूकोप्रूलेंट था ना, ठीक है। ये तो आई लैशेज़ जो होंगे वो हमारे पास मैटिड होंगी, उसने एक दफ़ा लिखा मैटिड लैशेज़ जो है ना वो टुगेदर आपस में मिली हुई होंगी, और साथ में हाइपरीमिक होगी, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर किस तरह की आई नज़र आ रही थी, पिंक या रेड? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया, खुद यहीं पे रोक के खुद ज़हन में लाओ कि बैक्टीरियल और वायरल के अंदर हमने फ़र्क किया था। बैक्टीरिया के अंदर बीपी मैंने कहा था, तो पिंक आई जो है ना वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की वजह से, अगर वायरल होती तो हम रेड लिखते, यहाँ पे रेड नहीं होती, यहाँ पे पिंक पिंक आई आपको नज़र आती है, आपकी बुक में डायग्राम भी है, ठीक है। और इसके साथ अगर विजुअल एक्विटी देखें ना मरीज़ की, तो वो हमारे पास नॉर्मल होगी, ठीक है, नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा हूँ इसको ग्लोइंग जो हो रही है इसके अंदर भी, इसको कभी भी ब्लेफराइटिस और इसको आपस में कंफ्यूज ना करना। ब्लेफराइटिस के अंदर पेन था, टेंडरनेस था, यहाँ पे हमने कहीं भी पेन और टेंडरनेस की बात नहीं की, ठीक है। अगर तो ग्लोइंग आ रहा है और उसको पेन भी नहीं है और टेंडरनेस भी नहीं है तो आपने फ़ौरन कंजक्टिवाइटिस के ऊपर जाना है, ना कि ब्लेफराइटिस के ऊपर जाना है। ईजी हो गया, तो अब ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, और एग्जामिनर अमूमन इसके बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्रूलेंट के अंदर अब हमने क्या करना है, हमने बहुत सारी हॉस्पिटल सबसे पहले उसको ना हॉस्पिटल में एडमिशन करवा देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्योंकि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी कर ली है कि अब जो है ना वो गोनों को इन्फेक्शन ख़तरनाक हद तक, सबसे पहले उसको आपने हॉस्पिटल में एडमिट करना है, ये उसमें बुक में आपने बताना लाजमी, ठीक है। साथ में आपने जो है ना कॉर्नियल स्वैप ले लेना, ठीक है, वहाँ से वो बैक्टीरिया जो है ना वो स्वैप लेके बैक्टीरिया कल्चर के लिए सेंसिटिविटी करवा लो, ठीक है। और साथ में जितना भी डिस्चार्ज है ना प्रूलेंट डिस्चार्ज उसको साथ साथ साफ़ करते रहो क्योंकि हाइजीनिक हो गया। साथ में आपने जो है ना फोर्थ जनरेशन जो है ना वो ड्रग्स दे देनी है, जिसके अंदर हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स आ जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास किसके लिए थे, बैक्टीरिया फ्लोरोक्विनोलोन। अब अपनी फार्माकोलॉजी याद करो, नज़र आ रहा है ना, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन जो है ना वो आपने दे देनी है, जो कि फोर्थ जनरेशन ड्रग है, किसके लिए थी, निजेरिया बैक्टीरीज़ के लिए थे। साथ में कुछ फर्दर एंटीबायोटिक्स भी जो है ना वो बता देनी है ताकि आपको जो स्किन इन्फेक्शन है वो ना हो सके, ठीक है। जबकि डिप्थीरिया वाले के लिए भी सेम आपने वही करना है कि सफ़ेद मेम्ब्रेन को सबसे पहले जो वाइटिश मेम्ब्रेन था उसको पील ऑफ करना है,
ठीक है। मरीज़ अमूमन खुद हाथ में पकड़ के ले जाता है, अगर ना हो तो फिर आपको नज़र आ रही तो पकड़ के आराम आराम से पील ऑफ कर दो। साथ में आपने एंटी टॉक्सिन देनी है, क्योंकि जो डिप्थीरिया है वो अपना टॉक्सिन रिलीज़ करता है, तो उसको साथ एंटी टॉक्सिन दे देनी है ताकि जो एक्ज़ोटॉक्सिन है ना वो ना रिलीज़ हो, ठीक है, फैल ना जाए किसी भी सूरत वो डिप्थीरिया का टॉक्सिन। साथ में आपने सिस्टेमिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे देनी है, तो आपका काम हो जाएगा सारे का सारा, ठीक है। तो हाँ, इसकी ट्रीटमेंट रह गई है ना म्यूकोप्रूलेंट की, तो हमने इन तीनों की दोनों की ट्रीटमेंट डिस्कस कर ली। ये लास्ट वाले की मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, ये म्यूकोप्रूलेंट वाले की। तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, एक तो मैंने कहा था ये सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक है। 6 से 7 दिनों के अंदर जो है ना वो खुद ब खुद 60% पेशेंट्स के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। क्या करना है, हाइजीनिक एक तो मरीज़ को रखना है, साथ में आपने जो है ना वो डिस्चार्ज जितना भी निकल रहा है उसको साथ साथ साफ़ करना है, साथ में टॉपिकल और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स जो है ना वो दे देंगे, तो म्यूकोप्रूलेंट जो फर्स्ट वाला ना ये आपका ठीक हो सकता है। फिर कभी कभार वो कहता है कि हमें ना पॉलीफैक्स जो ऑइंटमेंट है ना वो भी देनी पड़ जाती है, ताकि वहाँ पे कोई इस तरह का मसला ना हो। कुछ आई ड्रॉप्स देने पड़ जाती हैं, साथ में आपने वही फार्माकोलॉजी में जेंटामाइसिन दे देनी है, टोब्रामाइसिन देनी है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दे देनी है, ठीक है। तो ये 3-4 ड्रग्स जो है ना वो कॉम्बिनेशन में देंगे ना तो इसको दोबारा नहीं होगा, ठीक है। अब आपके साथ मैं क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। देखो, मरीज़ आया, ठीक है, मेरे जिस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है, मरीज़ आया, वो कहता है कि हमारे पास उसको वाटरी आई थी, ठीक है, वाटरी आई थी। साथ में वो कह रहा है कि मुझे फॉरेन बॉडी सेंसेशन थी, ठीक है। सुबह उठने पे वो कह रहा है कि मेरी आँख में ना ग्लोइंग होती है, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास बर्निंग है, साथ में आई जो है ना वो उसकी आँख को रेड नज़दीकी है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का सिनेरियो है, ठीक है। और उसको जो है ना वो साथ में पेन भी है, वो कह रहा है बर्निंग है, रेडनेस और पेन की हिस्ट्री आ रही है। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे रोक के अपने दिमाग से सोचो कि वाटरी आई है, ठीक है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है और ग्लोइंग है, ठीक है, सुबह उठता है वो ग्लोइंग होती है। तो इसमें क्लिनिकल सिनेरियो कौन सा होगा? तीनों में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लोइंग तो है ना म्यूकोप्रूलेंट के अंदर है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वाटरी आई नहीं थी हमारे पास, म्यूकोप्रूलेंट वहाँ से सिक्रीशन थी, ठीक है, प्रूलेंट सिक्रीशन थी। साथ में ग्लोइंग कहाँ पे हो रही थी, हमारे पास ब्लेफराइटिस के अंदर हो रही। तो ये सारे का सारा ब्लेफराइटिस का केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इस तरह माइंड को जो है ना वो घुमा के एग्जामिनर पूछते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा पेन है, हालांकि हमने यहाँ के कहा कि यहाँ पे कहीं भी पेन का डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन ब्लेफराइटिस के अंदर टेंडरनेस और पेन थी, तो यहाँ पे पेन की हिस्ट्री वो बता रहा है। तो इस वजह से ये ब्लेफराइटिस का केस है, ना म्यूकोप्रूलेंट का, ना प्यूरुलेंट का, या ना ही मिम्ब्रेनस का है, ठीक है। अब इसी तरह वगैरह कि अगर वाइटिश मिम्ब्रेन होगी तो आपने मिम्ब्रेनस का कर देना है। अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के साथ रेड वेलवेटी अपीयरेंस आपको बता रहा है तो प्रूलेंट कर देना, जो कि गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। तो इस तरह आपने इसको टैकल करना होता है। ये सारे के सारा हमारे पास था बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। होपफुली आपके साथ जो है ना वो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अब आपका दिमाग खुल रहा होगा, बताना कमेंट सेक्शन में मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। ये था हमारे पास सारे के सारे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है वायरल कंजक्टिवाइटिस। क्योंकि यार वायरल जो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए जो है ना अलग से वीडियो बनाऊँ ताकि ये हमारे पास मिक्स ना हो, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना ज़्यादा कोई इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिट गया वाइट बोर्ड ऊपर आने की वजह से, लेकिन होपफुली अब आपको आइडिया हो ही गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो या मुझसे कोई गलती हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस हम वहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पूरा लेके आएंगे ना तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।